Hey everyone, so let us begin with the topic of portfolio rebalancing. अभी हम इसे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कवर करने वाले हैं एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको ये टॉपिक अभी कैसा लगता है या आपने पहले ये टॉपिक पढ़ भी रखा है या नहीं पढ़ रखा, हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसे बेस से कवर करेंगे और पूरे एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो सभी के सभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके आईसीआई के हैं, तो हम वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। एज ऑलवेज आप ये जो क्वेश्चंस की फाइल है या फिर ये जो मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स की फाइल है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आ जाओ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पे। सबसे पहले रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इसका मतलब क्या है? देखो, आपके पोर्टफोलियो में मान लो अलग अलग शेयर्स हैं। मान लो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट शेयर, शेयर वन, स्टॉक टू, स्टॉक थ्री, स्टॉक फोर। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हमें ये 4 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इसलिए हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा है। लेकिन अभी मान लो कि स्टॉक 1 का वेट है 20%, इसका है 30%, इसका 25 और इन दोनों का 20 और स्टॉक 4 का भी वेट है 25%। ठीक है? तो ऐसा होता है कि हमें समय-समय पर कभी-कभी इन स्टॉक्स के वेट्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आई मे फ़ील लाइक कि यार इसको मैं 20% से बढ़ा के 25% कर देता हूँ और स्टॉक 3 को मैं 25% से इसका वेट घटा के 20% कर देता हूँ। तो ये जो मैं वेट्स में फेर-बदल करता हूँ, जो वेट्स में अदला-बदली करता हूँ, इसे कहते हैं रीबैलेंसिंग करना, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे स्टॉक्स मेरे पहले भी मेरे पोर्टफोलियो में ये 4 स्टॉक्स थे, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में यही 4 स्टॉक्स हैं। मैंने कोई स्टॉक्स यहाँ पे वो नहीं किए कि कोई स्टॉक ऐड कर दिया या फिर कोई पुराना वाला बिल्कुल ही निकाल दिया, ऐसा नहीं किया। यही 4 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में पहले थे, वही है, अभी भी हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मैंने यहाँ पे इनके वेट्स में थोड़ी-सी फेर-बदल की है। तो इस वेट्स में फेर-बदल करने को इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। रीबैलेंस किया है मैंने पोर्टफोलियो। ठीक है? फाइनेंशियल लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ मैंने पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया है। इसकी एक बेसिक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं, आ जाओ। ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम में, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। या फिर इसका जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएँगे इन सभी फाइल्स के, ठीक है? देखो, स्टॉक ए, मान लो कि मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए, स्टॉक बी। स्टॉक ए का प्राइस है ₹100 और मेरे पास ऐसे 50 शेयर हैं, तो टोटल कितने के शेयर हो गए मेरे पास? 100 इंटू 50 दैट इज़ ₹5000 के मेरे पास स्टॉक ए के शेयर्स पड़े हैं, ठीक है? और स्टॉक बी का प्राइस है ₹200 और मेरे पास ऐसे 25 शेयर हैं, तो अगेन मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बी इज़ ₹5000, ठीक है? तो मेरे पोर्टफोलियो में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? पोर्टफोलियो में मेरे टोटल अभी पैसे लगे हैं ₹10,000, उसमें से 5,000 स्टॉक ए में, 5,000 स्टॉक बी में, दैट इज़ दोनों का वेट इक्वल है 50-50%, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में इन दोनों शेयर्स का जो वेट है वो सेम रहे, दोनों 50-50% ही रहे, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है? और अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट प्राइस चेंज हो गया। न्यू मार्केट प्राइस, अगले दिन मार्केट प्राइस ए का है ₹102 और बी का है ₹190। तो मार्केट प्राइस तो रोज चेंज होती ही है, तो अगले दिन प्राइस चेंज हो गया। तो अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में ये दोनों शेयर्स 50-50% रहें, इनका वेट इक्वल रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बता दो कि नेक्स्ट डे मेरे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू कितनी होगी? सर बहुत आसान है। मेरे पास 50 शेयर्स पड़े थे ए के, जिसका प्राइस हो गया है ₹102, प्लस मेरे पास 25 शेयर्स पड़े हैं स्टॉक बी के, जिसका प्राइस हो गया है ₹190। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9850 ₹9850। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में दोनों का वेट इक्वल हो, तो देयरफॉर स्टॉक ए की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक ए का जो वेट है वो 50% होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से
₹49.25 इन्वेस्ट करूं स्टॉक ए में, और सिमिलरली ₹49.25 इन्वेस्ट करूं स्टॉक बी में। ये मैं चाहता हूं, दिस इज व्हाट आई वांट, राइट राइट। तो ध्यान से देखो, स्टॉक ए का प्राइस कितना है, ₹102, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास इसका कितने की इन्वेस्टमेंट हो, 4925 की। तो देयरफॉर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 102 अगर मैं कर दूं तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी स्टॉक ए की, हाउ मच इज द क्वांटिटी दैट आई डिजायर, डिवाइडेड बाय 102, ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 48 शेयर्स। और सिमिलरली स्टॉक बी की क्वांटिटी कितनी चाहिए मुझे, देखो स्टॉक बी में चाहता कितना हूं, मैं चाहता हूं कि 9850 मेरे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ठीक है। इसका आधा मेरे स्टॉक बी में इन्वेस्ट होना चाहिए, आधा मतलब 9850 का आधा होता है 4925। तो मैं चाहता हूं कि मैं 4925 रुपये स्टॉक बी में इन्वेस्ट करूं, ठीक है। करंटली स्टॉक बी का प्राइस कितना है, 190 रुपीज़। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 4925 डिवाइडेड बाय 190, मेरे पास कितने शेयर होने चाहिए स्टॉक बी के, मेरे पास स्टॉक बी के अप्रॉक्सीमेटली मैं चाहता हूँ 26 शेयर्स हों, अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 26 शेयर्स हों। तो बस गेम खत्म हो गई, गेम ऐसे खत्म हो गई कि मेरे पास स्टॉक ए के कितने शेयर थे, 50। और अब न्यू वेट्स के हिसाब से, न्यू जो प्राइस है सॉरी उसके हिसाब से मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्टॉक ए के 48 शेयर्स हों। तो व्हाट आई शुड डू, मुझे 2 शेयर स्टॉक ए के सेल करने पड़ेंगे यहाँ पे, मुझे 2 शेयर स्टॉक ए के यहाँ पे सेल करने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टॉक बी के 26 शेयर्स हों। करंटली कितने शेयर थे मेरे पास स्टॉक बी के, 25 ओनली। तो मुझे यहाँ पे 1 शेयर स्टॉक बी का बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेंस मेरा एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा सेल 2 शेयर्स ऑफ स्टॉक ए एंड बाय 1 शेयर ऑफ स्टॉक बी, एज सिंपल एज दैट। बताओ, एक बेसिक एग्जांपल समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर इस बाइंग सेलिंग को हम कहेंगे रीबैलेंसिंग करना। तो यहाँ पे हमने 2 शेयर स्टॉक ए के निकाले अपने पोर्टफोलियो से, 2 शेयर बेच दिए और 1 शेयर बी का बाय कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का क्वेश्चन। इसी एग्जांपल के बेस पर हम एक आईसीआई का क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर। ये मिसेस किरण वाला क्वेश्चन है। अगर आप मेरी बुक रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टॉपिक मिल जाएगा पोर्टफोलियो चैप्टर में। इट शुड बी अराउंड क्वेश्चन 42। अगर अगर आप कोई और बुक भी रेफर कर रहे हो तो तब भी आईसीआई का ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मिसेस किरण वाला क्वेश्चन खोलना है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हमारी अपनी बुक है इसमें ये जो सोल्यूशन है ये हमने सिंपल सोल्यूशंस दे रखे हैं, सिंप्लीफाइड सोल्यूशन दे रखे हैं, ये मैंने खुद सॉल्व किए हैं हर एक सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप अगर कोई और बुक रेफर कर रहे हो तो उसके कंपैरेटिवली में यू विल फील कि ये सॉल्यूशंस ज़्यादा सिंपल है। बाकी चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। मिसेस किरण हैड सरप्लस फंड्स ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 2016। मिसेस किरण के पास 2 लाख रुपए फालतू पड़े हैं और वो इसका एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहती है ऑफ शेयर्स ऑफ द कोर सेक्टर्स टू बी वेटेड इक्वली इन रुपी वैल्यू टर्म्स। मतलब कि वो कह रही है कि अगर मैं 5 शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगी, मिसेस किरण कह रही है कि अगर मैं 5 शेयर्स में मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं पांचों में इक्वली इन्वेस्ट करूंगी। तो 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5, मतलब मैं सब में 40-40 हजार रुपए इन्वेस्ट करूंगी। आई विल इन्वेस्ट 40,000 इन ऑल द शेयर्स, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड ने उसे कुछ, हर फ्रेंड शीला बेस्ड ऑन हर रिसर्च उसको रिकमेंडेशन दी है कि भाई ये सारे शेयर, ये फॉलोइंग शेयर्स तुम खरीद लो, ठीक है, क्लियर है। तो चलो मिसेस किरण ने ये शेयर्स खरीद लिए। तो देखें एक बार फटाफट से अपने लिए एक बार देखें कि क्या ओरिजिनली यहाँ पे इन्होंने 40,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए हैं हर एक शेयर में, या फिर नहीं। सिर्फ एक बार अपने लिए रफ में देख लेते हैं। देखो
ओ में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ओ में अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो 100 शेयर्स हमने खरीदे हैं, 400 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 40,000। सिमिलरली एच के 1000 शेयर खरीदे हैं, 40 रुपये का एक शेयर है, तो अगेन टोटल इन्वेस्टमेंट 40,000। तो यू विल सी कि अभी कैलकुलेट भी चाहे करके देख लो कि यहाँ पे हमने हर एक शेयर में 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट, अगले दिन क्या हुआ? 1 अप्रैल को क्या हुआ? स्टॉक प्राइजेस चेंज हो गए, वो तो होंगे नहीं, होने ही हैं। तो ओ का हमें न्यू प्राइस गिवन है, हर एक शेयर का हमें न्यू प्राइस यहाँ पे गिवन है। तो अब हमें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, बहुत आसान है, जैसे अभी हम करके आए हैं। सबसे पहले हम टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल लें। न्यू वैल्यू ये मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, मेरे पास हर एक शेयर के इतने हैं, ओ का 100, एच का 1000 एंड सो ऑन। और न्यू प्राइस एज ऑन 1 अप्रैल क्या है हर एक शेयर का? इट इज़ ऑल्सो गिवन, ओ का है 300, एच का 600 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ ऑन 1 अप्रैल 2016। कैसे? आ जाओ। तो 100 ओ के 100 शेयर हैं मेरे पास, प्राइस है ओ का 300, प्लस एच के 1000 शेयर्स हैं, प्राइस है 60 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर करके सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा समय बचाते हैं और ये वर्किंग नोट यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर, तो यहाँ पे मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2016 कितनी आ गई? 2,13,400 रुपये। 2,13,400 रुपये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं हर एक शेयर में इक्वली इन्वेस्ट करूँ 2,13,400 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट पर शेयर कितनी आ गई? मैं पर शेयर कितना मैं इन्वेस्ट, या मतलब एक स्टॉक में मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? 2,13,400 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आपका 42,680 रुपीज़। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक हर एक स्टॉक में 42,680 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँ। तो यहाँ से बस मेरी न्यू रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? इधर आ जाओ। मैं इन टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर अगर कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल इधर आ जाओ वापस से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक में 42,680 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँ हर एक शेयर में। ठीक है, तो मैं ओ लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? 42,680 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 142 शेयर्स। मैं चाहता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में ओ लिमिटेड के अराउंड 142 शेयर्स हों। अभी करंटली है कितने? 100 शेयर्स। 100 शेयर्स। तो देयरफॉर मैं चाहता हूं कि मैं 42 शेयर्स और बाय करूं। आई विल हैव टू बाय 42 मोर शेयर्स ऑफ ओ लिमिटेड। सिमिलरली नेक्स्ट करते हैं एच लिमिटेड की कहानी। 42,680 डिवाइडेड बाय 60, ये आ रहे हैं अराउंड 711 शेयर्स। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में 711 शेयर्स हों एच लिमिटेड के। करंटली 1000 शेयर्स हैं, तो मुझे अराउंड 289 शेयर्स, आई गेस 289 शेयर्स मुझे सेल करने पड़ेंगे एच लिमिटेड के। आई शुड सेल 289 शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। नेक्स्ट, ए लिमिटेड की भी एक बार करके दिखा देता हूँ। इसकी भी सेम ही कहानी है। डिवाइडेड बाय 120, इसका आंसर आ रहा है अराउंड 356 शेयर्स। तो अगेन मेरे पास 320 शेयर्स हैं, होने चाहिए 356 शेयर्स एज पर न्यू मार्केट प्राइस। सो आई वांट टू परचेज 36 एडिशनल शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, हुआ क्लियर? सो दिस वाज आवर वन टाइप ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्वेश्चन। ये हमारे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्वेश्चन का एक टाइप थी कि यहाँ पे यही दे रखा है, अमाउंट ओरिजिनली इन्वेस्टेड, ओरिजिनल वेट, न्यू रिक्वायर्ड क्वांटिटी फिर हमने निकाल ली एज पर दी रिवाइज प्राइस। तो वो यही है जो अभी हम निकाल के आए। तो बाय कितने करने हैं, सेल कितने करने हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है,
ये जो मैंने फॉर्मेट दे रखा है इसमें एक खास बात है। मान लो कि ओरिजिनल वेट सबका इक्वल नहीं था। अब मैं क्वेश्चन ये खत्म हो गया, मैं अब एक एडिशनल वेरिएशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ओरिजिनल वेट सबका इक्वल नहीं था। लेट अस से स्टॉक ओ का था, लेट अस से 25%, स्टॉक एच का था 20%, स्टॉक ऐसे ही ए का मान लो 15% एंड सो ऑन। और मैंने क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे रखा कि आपको सभी स्टॉक्स को इक्वल रखना है अपने पोर्टफोलियो में। नहीं, आपको सिंपली दे रखा है कि आपको जो ओरिजिनल वेट है आपके पोर्टफोलियो का वो मेंटेन करके रखना है। समझ रहे हो? ओरिजिनल वेट मेंटेन करके रखना है। बिकॉज देखो, जब स्टॉक का प्राइस हिलेगा, पहले कोई स्टॉक 400 रुपये का था, तो अब वो स्टॉक मान लो जैसे यहाँ पे ओ लिमिटेड अब 300 रुपये का हो गया है। तो जब स्टॉक का प्राइस चेंज होगा तो स्टॉक का वेट भी आपके पोर्टफोलियो में चेंज होगा। आपको एग्जामिनर कहता है कि आपको ओरिजिनल वेट मेंटेन करके रखना है। मान लो कि स्टॉक ओ का ओरिजिनल वेट था 25%, तो आपको न्यू पोर्टफोलियो की वैल्यू का 25% ही मेंटेन करके रखना है। तो अगर ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में तो हम क्या करते? उस केस में हम कहते हैं कि बड़ा आसान है सर, 2,13,400 रुपये हमारी न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू है, इसका हम 25% चाहते हैं कि स्टॉक ओ में इन्वेस्टेड हो। तो 2,13,400 इंटू 25%, दैट इज हम चाहते हैं कि 53,350 रुपीज़ हमारे स्टॉक ओ में इन्वेस्टेड हों। एक व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक ओ एज ऑन 1 अप्रैल? द आंसर इज 300 रुपये। 1 अप्रैल को स्टॉक ओ का मार्केट प्राइस कितना है? 300 रुपये ना, दे रखा है ना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट स्टॉक ओ में हो 53350 डिवाइडेड बाय 300, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे आ जाएंगे अराउंड 177.83। ठीक है, तो आप एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको कुछ शेयर्स बाय करने की ज़रूरत है या कुछ सेल करने की ज़रूरत है, व्हाट्सोएवर मे बी द केस। ठीक है, हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक कि यहाँ पे आपने अमाउंट ओरिजिनल इन्वेस्टेड निकाल ली, ओरिजिनल वेट निकाल लिया, और फिर आपने न्यू क्वांटिटी एज पर रिवाइज प्राइस निकाल लो, एंड फाइनली कितना बाय करना है कितना सेल करना है वो आ जाएगा आपके पास। राइट, सो दिस वाज आवर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का एक टाइप। वन टाइप ऑफ आवर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट। तो आ जाओ मेरे नोट्स पर। तो यहाँ पर यही चीज़ दे रखी है कि when desired weight या ratio of each stock is given, desired weight या ratio of each stock is given, जो अभी हम करके आए हैं। तो यहाँ पे स्टेप वन, हमें सबसे पहले असरटेन करना है कि अच्छा हर एक स्टॉक का रिक्वायर्ड वेट कितना है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं भी गिवन तो आप एग्जिस्टिंग वेट जैसे को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका एग्जिस्टिंग वेट कितना है पोर्टफोलियो में, तो आप उस हिसाब से भी चल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू क्रैम दीज स्टेप्स। आपको ये स्टेप्स क्रैम नहीं करने। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा रखा था कि आपको हर एक स्टॉक को इक्वल वेट देना है, तो हमने इक्वल वेट दे दिया, एज सिंपल एज दैट। अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कि आपको जो भी ओरिजिनल वेट है आपको उसी को मेंटेन करके रखना है, तो आप पहले ओरिजिनल वेट हर एक स्टॉक का जो भी होता है वो कैलकुलेट कर लेते और आप बस उस वेट को ले लेते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डोंट हैव टू क्रैम द स्टेप्स, जस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू, टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करो, और फिर न्यू अमाउंट ऑफ ईच स्टॉक क्या आ जाएगी आपकी? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू रिक्वायर्ड वेट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फाइनली यहाँ पे अगर लिखना ही है तो न्यू क्वांटिटी ऑफ ईच स्टॉक क्या आ जाएगी आपकी? न्यू क्वांटिटी ऑफ ईच स्टॉक, ये आपकी आ जाएगी न्यू इन्वेस्टेड वैल्यू, कि आपने उस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है, डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस पर शेयर। न्यू इन्वेस्टेड वैल्यू divided by the price per share, right? So this completes our type 1 of portfolio rebalancing.
नेक्स्ट आती है आपकी टाइप 2, दैट इज कांस्टेंट रेशियो मिक्स पॉलिसी और कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिक्स पॉलिसी। ये भी एक मतलब 90% वैसी ही है जैसी हम अभी करके आए हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। आपको रेशियो दे रखी है कि आपको इक्विटी और बॉन्ड को 50-50% रखना है अपने पोर्टफोलियो में। तो बस ठीक है, जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। हम न्यू वैल्यू हर एक डेट पे न्यू वैल्यू निकाल लेंगे इक्विटी की, बॉन्ड की, तो आपकी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी और उसको आप इक्वली डिवाइड कर दोगे दोनों में, तो आपका न्यू वेट आ जाएगा। करके दिखाते हैं, आसान लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको दे रखा है कि आपको 2 लाख रुपए, जैसे अभी था हमारे पास, अभी भी क्वेश्चन में ऐसे ही था, 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं, 5 शेयर दे रखे हैं, पांचों में इक्वली इन्वेस्ट करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, दे रखा है कि आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और इक्वली इन्वेस्ट करने हैं इन इक्विटी एंड डेट। तो ठीक है ना, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। मतलब आप चाहते हो कि इक्विटी में 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर दें और डेट में भी हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, फिर हर एक डेट पे हम इक्विटी को रिवैल्यू करेंगे, डेट को रिवैल्यू करेंगे। मान लो कि जिस प्राइस पे आपने इक्विटी को परचेज किया था वो था 20 रुपये, नया प्राइस हो गया 22 रुपीज़, तो हम इक्विटी को रिवैल्यू कर लेंगे। आपने 1 लाख रुपए की पहले आपके पास इक्विटी थी, जब आपने खरीदा था तब प्राइस था 20 रुपीज़, तो आपने कितने शेयर खरीद रखे थे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, आपके पास एक तरीके से मैं कह सकता हूँ 5,000 शेयर थे ओरिजिनली, क्योंकि आपका ओरिजिनल परचेज प्राइस कितना था? 20 रुपीज़। अब एक शेयर का प्राइस हो गया 22 रुपीज़, तो अब आपकी न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यू वैल्यू हो जाएगी आपकी एक इक्विटी की 1,10,000 रुपये। ठीक है, अगर बॉन्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, लेट अस से कि बॉन्ड की वैल्यू वैसे की वैसे ही है, 1 लाख रुपए ही है, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,10,000 रुपये। तो अब आप चाहते हो कि ये पोर्टफोलियो इक्वली एलोकेट हो इक्विटी में और पोर्टफोलियो में, तो देयरफॉर इक्विटी में हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे कितना? 1,05,000 रुपये, और 1,05,000 रुपये हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें खास बताने वाला या डिस्कस करने वाला है ही नहीं। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो आईसीआई ने एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें दिक्कत यही है कि वो थोड़ा सा लंबा है। इट्स अ बिट लेंदी। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन भी। आ जाओ। ये मिसेस सुनिधि वाला क्वेश्चन है, मिसेस सुनिधि। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इसका सोल्यूशन में यहाँ पे कि क्वेश्चन आसान है, हम बार बार वही कर रहे हैं जो हम अभी करके आए, बट कितनी सारी डेट्स दे रखी हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेट्स रखे हैं, तो 10 बार सेम काम करना है। काम मुश्किल नहीं है, बट 10 बार करना होता है तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। आ जाओ। मिसेस सुनिधि इज वर्किंग इन विद एन MNC at Mumbai. She is well versed with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on an equity fund. She has constructed and compared the gain and loss from the technique from a passive buy and hold strategy. Buy and hold strategy क्या होता है वो मैंने अभी आपको वैसे बताना है। इधर आ जाओ, पहले बता ही देता हूँ नोट्स में। टाइप 4 बाय एंड होल्ड पॉलिसी, या फिर जिसे हम कहते हैं डू नथिंग पॉलिसी। इसमें हम क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं और कुछ नहीं करते, मतलब लिटरली कुछ नहीं करते। शेयर खरीद लिया और कुछ नहीं कर रहे, बस जो हो रहा है होने दो, भगवान भरोसे सब कुछ। अगर आपने स्टॉक ए खरीद रखा है, 500 यूनिट स्टॉक ए के और लेटेस्ट से 600 स्टॉक बी के, तो जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप कुछ नहीं कर रहे। दिस इज योर बाय एंड होल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें कुछ भी समझाने वाला है ही नहीं फिर तो। अगर आपने ओरिजिनली 500 यूनिट्स 500 शेयर स्टॉक ए के खरीदे थे और 600 शेयर स्टॉक बी के खरीदे थे, तो एंड में भी आपके पास यही होगा, क्योंकि आपने कुछ खरीदा बेचा है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली इनकी क्लोजिंग वैल्यूज़ के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आ जाओ। तो ये कह रहे हैं कि शी कंस्ट्रक्टेड अ टेक्निक, और वो अपनी टेक्निक को एक पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के साथ कंपेयर करना चाहती है। The fund consists of equities only, and ending NAVs of the fund she constructed for the last 10 months are below. तो यहाँ पे हमें एक फंड है, उसकी क्लोजिंग एनएवी दे रखी है। दिसंबर हर एक महीने के एंड की क्लोजिंग एनएवीज आपको दे रखी हैं।
अब यहाँ से क्वेश्चन मेन स्टार्ट होता है। एज्यूम Sunidhi had invested a notional amount of rupees 2 lakh equally in the fund and a conservative portfolio of bonds in the beginning of December 2008, and the total portfolio was being rebalanced each time the NAV of the fund increased or decreased by 15%। तो ये लाइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और इसको हमने इक्वली इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट रुपीज़ 2 लाख इक्वली। इक्वली किस में? ये जो एक फंड है इसमें, इस फंड में आधा पैसा हम इस फंड में लगाएंगे, मतलब कितना, 1 लाख रुपए हम इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और बैलेंस 1 लाख रुपए हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? बैलेंस 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे एक पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स में। कोई एक दूसरा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन यही कहानी है। और फाइनली ये बोलते हैं कि हम रीबैलेंस करेंगे, हम रीबैलेंस करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन क्या हर बार रीबैलेंस करेंगे? हल्की सी भी एनएवी चेंज हुई तो रीबैलेंस करने बैठ जाएंगे? तो देखो, ऐसा नहीं करते। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी आता है कि हम कुछ भी हल्का सा भी चेंज हो तो रीबैलेंस करने थोड़ी ना बैठ जाएंगे, बिकॉज स्टॉक के प्राइजेस, बॉन्ड्स के प्राइजेस तो चेंज होते ही रहते हैं, हल्का सा ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा। तो हम जनरली एक थ्रेश होल्ड रखते हैं कि अगर उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर जाता है कुछ, तब हम रीबैलेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने थ्रेश होल्ड रख लिया कि अगर हमारे इक्विटी का प्राइस 15% से ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तभी हम रीबैलेंस करेंगे, अदरवाइज हम रीबैलेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिस 15% इज अवर थ्रेशोल्ड। अगर हमारे इक्विटी का प्राइस पहले था 100 रुपए, न्यू प्राइस है 108 रुपए, तो सिर्फ 8% की फ्लक्चुएशन आई, तो अभी हम रीबैलेंस नहीं करेंगे, जैसा है पोर्टफोलियो वैसा ही रहने देंगे। लेकिन अगर प्राइस पहले था 100 रुपए, अब हो गया है 118 रुपए, तो 18% की फ्लक्चुएशन हुई, तो अब हम रीबैलेंस करेंगे। क्लियर हुआ? इजी है, ठीक है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे ओपनिंग हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। हमने ओपनिंग में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस इक्विटी के फंड में। ये जो फंड है ये इक्विटी इक्विटी मानो इसको, सीधा सीधा इस इक्विटी के फंड में क्या घुमाऊ फिराऊ भाषा में घुमा रखा है हमें। हमने इक्विटी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। उस टाइम पे हमारी उस टाइम पे वैल्यू क्या थी? उस टाइम पे वैल्यू थी 40 रुपीज़, एनएवी थी 40। तो हमने कितने यहाँ पे यूनिट्स खरीदे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 2500 यूनिट्स हमने ओरिजिनली खरीदे थे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे बात बड़ी आसान है, आ जाओ चलते हैं हम। चलो इधर आ जाओ। ओरिजिनली एनएवी थी 40 रुपये, वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 लाख रुपए, वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1 लाख रुपए और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 2 लाख रुपए। नेक्स्ट डेट पे यहाँ पे आओ। नेक्स्ट डेट पे 31 जनवरी को हमारी वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एनएवी कितनी है? 25 रुपये। क्लोजिंग एनएवी है 25 रुपये। तो हमारी इक्विटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 40 रुपए के हिसाब से, इंटू 25, क्लियर है? ठीक है, 1 लाख रुपए 40 रुपए के हिसाब से किए थे, 2500 यूनिट्स इंटू 25, तो हमारी न्यू इक्विटी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 62,500 रुपीज़। 62,500 रुपीज़। वैल्यू ऑफ बॉन्ड के बारे में इस क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं दी गिवन है, तो हम मानेंगे कि बॉन्ड की वैल्यू सेम रह रही है 1 लाख रुपीज़। जब कोई डिटेल ही नहीं गिवन तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे इट इज़ रिमेनिंग सेम 1 लाख रुपीज़। तो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1,62,500, ठीक है। तो अब 1,62,500 इक्वली इन्वेस्ट होना चाहिए इक्विटी में और बॉन्ड में, तो इसको डिवाइड कर दो बाई 2। 1,62,500 1,62,500 बाई 2, तो हम कह रहे हैं कि 81,250 रुपीज़ इक्विटी में इन्वेस्ट होने चाहिए और 81,250 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होने चाहिए, ठीक है।
करंटली कितना इन्वेस्टेड है, 1 लाख रुपए बॉन्ड्स में और 62,500 इक्विटी में। तो देयरफॉर 18,750 रुपए के बॉन्ड्स बेचो और 18,750 रुपए की इक्विटी खरीदो। इस in doing this we will rebalance our portfolio and again achieve the desired weight of 50-50%। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स चल रही है माय डियर, और कुछ भी नहीं है। अब फिर से नेक्स्ट टाइम पे अब हमारे पास कितने की इक्विटी पड़ी है, 81,250 रुपीज़ की अब हमारे पास इक्विटी पड़ी है। अगली डेट पे एनएवी कितनी है, 36 रुपीज़। तो मेरे पास 81,250 रुपीज़ की इक्विटी पड़ी है और ये मैंने खरीदे थे 25 रुपए के हिसाब से। न्यू एनएवी नेक्स्ट डेट पे एनएवी हो गई 36 रुपए। तो अब मेरी इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1,17,000 रुपए, 1,17,000 रुपए। तो यही यहाँ पे हमने लिखा है न्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,17,000 रुपए। बॉन्ड की वैल्यू सेम रहेगी जो पिछली बार थी 81,250। तो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1,17,000 प्लस 81,250, इट विल बी 198,250, 198,250। अगेन ये टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, इसको हम आधा आधा बाइफरकेट करेंगे। आधा इसका इन्वेस्ट होना चाहिए इक्विटी में, दैट इज 99,125 इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए और 99,125 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। राइट, यही चीज़ यहाँ पे लिख भी रखी है, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ, यही चीज़ यहाँ पर लिख भी रखी है कि 99,125 इक्विटी में इन्वेस्ट करो और 99,125 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। तो ये बीच वाली जो अमाउंट है ना वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। आपको इजीली देख सकते हो, करंटली इक्विटी में 1,17,000 इन्वेस्टेड है, हम चाहते हैं कि इक्विटी में सिर्फ 99,125 इन्वेस्टेड होने चाहिए। तो बैलेंस अमाउंट निकाल लो 17,875, तो इतने की इक्विटी हमें बेचनी है। सिमिलरली 81,250 करंटली बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है, हम चाहते हैं 99,125 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होने चाहिए। तो बैलेंस अमाउंट मतलब 17,875 के बॉन्ड्स आप परचेज करो, एडिशनल परचेज करो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करो। क्लियर है? तो सेम चीज हम हर एक हम हर एक डेट पे करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले चलो एक नेक्स्ट वाला एक और केस करते हैं। करंटली एनएवी है 36 रुपीज, करंटली एनएवी है 36 रुपीज, न्यू एनएवी है 32 रुपीज, नेक्स्ट डेट पे एनएवी हो गई 32 रुपीज। तो कितने परसेंट का चेंज आया, कैलकुलेट करो। अराउंड 12-13% का चेंज आया, मोटा मोटा मैं बोलूँ तो लेस देन 15% का चेंज हुआ एनएवी में। याद करो, क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हम रीबैलेंस तभी करेंगे अगर हमारा चेंज 15% से ज़्यादा होगा, अगर हमारा चेंज 15% से ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर इस डेट पे हमने कुछ नहीं किया, हमने रीबैलेंस नहीं करेंगे, सिंपली न्यू वैल्यू निकाल के रख देंगे पोर्टफोलियो की। देखो 99,125 के हमारे पास इक्विटी थी, ठीक है, तब इक्विटी की वैल्यू थी 36 रुपीज़। अब इक्विटी की जो पर यूनिट एनएवी है वो हो गई है 32 रुपीज़। तो हमारी न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 99,125 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 32, तो ये आ जाएगी 88,111। बॉन्ड की वैल्यू सेम रहेगी 99,125, पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल कर लो इनका 187,236, वेरी इजी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विटी और बॉन्ड्स में इक्वली इन्वेस्टेड नहीं है हमारा पोर्टफोलियो, इक्विटी में की वैल्यू कम है, बॉन्ड्स की ज़्यादा है, लेकिन हम रीबैलेंस नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा था कि तभी रीबैलेंस करेंगे अगर 15% से ज़्यादा की फ्लक्चुएशन होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर एनएवी अब हो गई 32 रुपीज़ से चेंज होकर 38 हो गई। तो अब देखो 32 से 38 में 15% की फ्लक्चुएशन है, कैलकुलेट कर लेना, 15% से ज़्यादा की ही है। तो अब हम फिर से रिबैलेंस करेंगे। न्यू वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने निकाल ली 1,04,632। बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास है 99,125। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू अगेन हमारे पास आ गई यहाँ पे कितनी, 2,03,757। इसको हम इक्वली इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में और बॉन्ड्स में, विच विल बी रुपीज़ 1,01,878.5 in equity and 1,01,878
0.5 इन बॉन्ड्स। ठीक है, इक्वली इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से हमारी अगेन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कि यहाँ पे इक्विटी से कुछ अमाउंट हमें बेच के बॉन्ड्स में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कीप ऑन रीबैलेंसिंग टिल द लास्ट एनएवी। यहाँ पे एग्जामिनर पे हम एग्जामिनर को थोड़ा सा तरस आ गया और यहाँ पे जो 2-3 एनएवीज दे रखी हैं, यहाँ पे रीबैलेंसिंग आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज द चेंज इन ईच एनएवी फ्रॉम द प्रीवियस एनएवी इज लेस देन 15%। 38 से 37 में लेस देन 15% का चेंज है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे हमें रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इवन 50 से 52 में भी लेस देन 15% का चेंज है तो हम यहाँ पर भी रीबैलेंसिंग नहीं कर रहे। ठीक है, सो दिस इज सो सेम प्रोसीजर को कंटिन्यू करते करते आप लास्ट तक पहुंचोगे एंड फाइनली यू विल फाइंड द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी बॉन्ड एंड हेंस द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। समझ में आ गया? वही चीज़ करनी है जो पहले 6 बार कर ली, वही आगे भी 4 बार करनी है। तो 2,40,647.5 will be your closing value of your this will be your closing value of strategy। जो हमारी ये रीबैलेंसिंग की स्ट्रेटेजी थी उसकी क्लोजिंग वैल्यू आई है 2,40,647.5। ठीक है, क्लियर है? फाइनली क्वेश्चन ने हमें बोल रखा था कि इस स्ट्रेटेजी को आपको कंपेयर करना है अगेंस्ट द बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। आपको बोल रखा है कंपेयर द गेन एंड लॉसेस फ्रॉम दिस टेक्निक फ्रॉम अ पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। तो पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया है? कुछ नहीं, सिंपली 2 लाख रुपए इक्विटी में लगा दिए। 2 लाख रुपए इक्विटी में लगा दिए एट क्लोजिंग एनएवी ऑफ 40 रुपीज़। ठीक है, और एंड में हम देख लेंगे कि अच्छा एंड में हमारी इक्विटी की कितनी वैल्यू है। तो हमने कुछ नहीं किया, सीधा हमारी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 52 रुपीज़ के हिसाब से देख लो। तो आ जाओ, इधर दिखाऊं मैं? आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जब एनएवी थी 40 रुपये, तो आपने कितने यूनिट्स खरीद लिए? 5,000 यूनिट्स आपने खरीदे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्लोजिंग एनएवी कितनी है? क्लोजिंग एनएवी है 52 रुपीज़। तो 5,000 इंटू 52, ये कितना हो गया? 2,60,000 रुपये। तो हेंस अगर आप सिंपली बाय एंड होल्ड कर लेते तो आपके पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू होगी 2,60,000 रुपीज़। और अगर आप ये सारा लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का ड्रामा करते हो, इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू है सिर्फ 2,40,000 समथिंग समथिंग। तो हेंस बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इज अ बेटर वन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन में यहाँ पे एंड में लिखेंगे तो देयरफॉर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी हमारे लिए बेटर है। ठीक है, हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? तो this was your second type, which was which was constant ratio mix पॉलिसी और constant proportion mix पॉलिसी। यहाँ पे हमें इक्विटी और बॉन्ड्स का जो भी है हमें उनका प्रोपोर्शन या उनकी जो वेट है वो दे रखा है होता है और हमें बस वो वेट मेंटेन करके चलना होता है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 50-50% दोनों में इन्वेस्ट करना है, 50% इक्विटी में, 50% बॉन्ड्स में। तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, हर बार 50-50% हम इन्वेस्ट कर रहे थे। तो वी डोंट ऑलवेज हैव टू डू दिस, मतलब आपको हमेशा ऐसे नहीं है कि हर बार इक्वल ही हम हर किसी में इन्वेस्ट करेंगे। वो बाय चांस ऐसा हो गया। एग्जाम में हो सकता है कि आपको लिखा हो कि आपको इक्विटी में 40% इन्वेस्ट करना है और बॉन्ड्स में 60% करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप उस हिसाब से कर लोगे, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू वैसे ही निकालोगे जैसे हम निकाल रहे हैं, बस उसका 40% इक्विटी में रखोगे और 60% बॉन्ड्स में रखोगे। बैलेंसिंग फिगर भी वैसे ही आएगी जैसे हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, फॉर्मेट भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस वॉज योर टाइप 2 ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर अभी तक एंजॉय कर रहे हो और समझ आ रहा है तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप और कमेंट करना मत भूलना, इट रियली मैटर्स अ लॉट। यूट्यूब के जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, देन इट हेल्प्स अस अ लॉट। आपके लिए सिर्फ 20 सेकेंड्स का काम है बट हमारे लिए इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, चलो चल भाई आगे चलें। आवर लास्ट टाइप
दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लो कि एक अंकल जी हैं, एक है अंकल, ये रहे अंकल। अंकल जी रिटायर हुए और उन्हें मिले 10 लाख रुपए। अब अंकल जी खुश हैं, कह रहे हैं 10 लाख रुपए आए हैं तो हम भी इन्वेस्ट करेगा। हम अपने आसपास वालों को देखते थे, वो हमेशा इन्वेस्ट करते थे, अब हम भी इन्वेस्ट करेगा। तो वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है ये पैसा। तो किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को बोलते हैं ये लो पकड़ो मेरे 10 लाख रुपए और इन्वेस्ट करो। लेकिन अंकल कहते हैं कि यार ये जो आप इन्वेस्ट करो ना, इस हिसाब से करना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस हिसाब से करना कि इसकी वैल्यू 8 लाख से कम ना हो जाए प्लीज़। बिकॉज़ अगर इससे भी कम हो गई तो मुझे दिक्कत आ जाएगी अपने एक्सपेंसेस मीट करने में एंड अपनी लायबिलिटीज़ मीट करने में। तो कम से कम मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम 8 लाख रुपए तो रहे ही। तो ये जो मिनिमम वैल्यू इन्वेस्टर स्पेसिफाई कर देता है, इसे हम कहते हैं फ्लोर वैल्यू। इसे हम कहते हैं फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू कि इससे कम इन्वेस्टर चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू ना हो। तो एक तरीका तो इसको इंश्योर करने का ये हो सकता है कि आप 8 लाख रुपए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में आप लगा दो। ठीक है, तो इन दैट केस आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में तो रिस्क होता नहीं है, तो उस केस में वो तो सेफ रहेगी 8 लाख, और बैलेंस 2 लाख रुपए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, उस केस में अगर इक्विटी पूरी भी उड़ गई तब भी आपका पोर्टफोलियो 8 लाख का तो कम से कम उसकी वैल्यू रहेगी पोर्टफोलियो की। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द तरीका, वन ऑफ द वेज। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरी एक बात सुनो, अगर आप 2 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो डू यू थिंक दैट इट्स गोना हैपन लाइक कि आप 2 लाख रुपए अपनी इक्विटी में इन्वेस्ट किए एंड 2 लाख के 2 लाख ही उड़ गए, सारा पैसा ही उड़ गया? जनरली ऐसा नहीं होता। अगर आप मान लो निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज निफ्टी 25,000 है और कल सुबह उठे तो निफ्टी जीरो हो चुकी है। ऐसा थोड़ी ना होता है। 5-10% हिल सकती है, 2-4% हिलती है रोज। तो बट इट्स नॉट लाइक दैट योर मनी इज गोना वेनिश ऑल टुगेदर। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 8 लाख कम से कम रहे, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करो। आप आप अगर 4 लाख रुपए भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर दोगे तो तब भी चल सकता है, बिकॉज 4 लाख पे 4 लाख थोड़ी ना लॉस हो जाएगा। अगर 4 लाख पे एक भयंकर 50% लॉस होता भी है तब भी आपको 2 लाख रुपए का लॉस होगा। तो आपका उस केस में बॉन्ड्स कितने के होंगे? बॉन्ड्स होंगे आपके 6 लाख रुपए के, और इक्विटी की आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 लाख, क्योंकि 4 लाख इन्वेस्ट किया था, 50% लॉस हो गया तो 2 लाख रुपए बैलेंस वैल्यू बची। राइट, तो 2 लाख इक्विटी की वैल्यू, तो तब भी आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 8 लाख तो बची ही ना, जितना आप चाहते थे। गेटिंग इट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ पैसा रिस्क फ्री एसेट्स में डालेंगे और कुछ पैसा इक्विटी में लगाएंगे। कुछ पैसा हम इक्विटी में लगाएंगे, लेकिन इक्विटी में मैं सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगा। मान लो कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में मान लो हमें मल्टीप्लायर गिवन है 2 का या 1.5 का। तो मतलब मैं इक्विटी में 2 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, 2 लाख का 1.5 दैट इज 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लायर गिवन है आपको 1.5 की जगह मान लो 2 का मल्टीप्लायर गिवन है, तो in that case you will invest 2 lakh into 2, that is 4 lakh rupees in equity, and of course balance in risk free securities. Getting my tone? ठीक है, तो बस यही चीज़ है यहाँ पे। बहुत आसान है ये भी। आ जाओ इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं, चाहे इसको लिखा रहने देते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि भाई अगर 4 लाख रुपए भी इक्विटी में लगा दोगे तो 4 लाख का 4 लाख नहीं डूब जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल। टोटल अमाउंट पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है 10 लाख रुपए, फ्लोर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर है 8 लाख रुपए,
मल्टीप्लायर फॉर एग्रेसिव सिक्योरिटीज है 2 तो देयरफॉर हम यहाँ पे ओपनिंग वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप एग्रेसिव सिक्योरिटीज में या इक्विटी बोल लो इनफॉर्मल लैंग्वेज में, कितना इन्वेस्ट करने वाले हो? 10 लाख माइनस 8 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपए हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंटू 2 इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपए आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले हो। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और कंजर्वेटिव सिक्योरिटीज जिसे हम डेट या रिस्क फ्री एसेट्स कह सकते हैं, उसमें आप बैलेंस अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। तो 10 लाख में से 4 लाख रुपए आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो बैलेंस 6 लाख रुपए आप डेट में इन्वेस्ट करोगे। क्लियर है? रीबैलेंसिंग डेट पे क्या होगा? सेम चीज़ होगी, बस आप न्यू वैल्यूज निकालोगे। आ जाओ, मान लो कि हम सबसे पहले रीबैलेंसिंग डेट पे न्यू वैल्यूज निकालेंगे इक्विटी और डेट की। मान लो कि आपको दे रखा है कि जब आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे इंडेक्स था 20,000, अब इंडेक्स हो गया है 24,000। तो देयरफॉर हमारी इक्विटी की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 24,000। पूरे लेक्चर में यही तो कर रहे हैं। ठीक है, 4,80,000, 4.8 लाख। ठीक है, तो न्यू इक्विटी की वैल्यू आ गई 4.8 लाख। डेट की वैल्यू अगर सेम है 6 लाख रुपए, क्योंकि डेट की अगर हमें जनरली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो वही एज्यूम कि डेट की वैल्यू सेम रह रही है 6 लाख रुपए। तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी आ गई? 10.8 लाख। 10.8 लाख। अब मेरी फ्लोर वैल्यू इन्वेस्टर की सेम है 8 लाख रुपए, सॉरी 8 लाख रुपए। तो देयरफॉर बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। 10.8 लाख का पूरा पोर्टफोलियो है, 8 लाख मेरी फ्लोर वैल्यू है। तो मैं इक्विटी में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 2.8 लाख या 2.8 लाख का डबल? द आंसर इज 2.8 लाख का डबल, बिकॉज यहाँ पे मुझे मल्टीप्लायर गिवन है ना 2, तो इसलिए 2.8 लाख का डबल इज इक्वल टू 5,60,000, 5.6 लाख। तो देयरफॉर मैं इक्विटी में मुझे अब 5.6 लाख रुपीस इक्विटी में रखने हैं और बैलेंस मुझे रिस्क फ्री एसेट्स में रखना है। तो बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस आ जाएगा 10.8 माइनस 5.6 इज इक्वल टू कितना? 5.2 लाख। तो मुझे बैलेंस 5.2 लाख डेट में रखना है। आसान है, कुछ मुश्किल तो है नहीं यहाँ पे। तो आ जाओ, यही इन्होंने कर रखा है। न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू 10.8 लाख, वैल्यू ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो या वैल्यू ऑफ इक्विटी कह लो 5.6 और वैल्यू ऑफ डेट 5.2। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हमारी तीसरी टाइप खत्म होती है। क्वेश्चन एक बार इसका फटाफट से देख लेते हैं। और उससे पहले एक ये छोटा सा नोट यहाँ पे लिख रखा है कि कभी कभी हो सकता है कि आपको फ्लोर वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन ना हो, लेकिन क्वेश्चन में उसने ऐसे वर्डिंग कुछ यूज़ कर रखी है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ निफ्टी हम सिर्फ इतनी ही सहन कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू, मान लो आपको दे रखा है कि 5,000 रुपीज़ निफ्टी की करंट वैल्यू है एंड हम 4,500 मिनिमम वैल्यू ऑफ निफ्टी ही सिर्फ टॉलरेट कर सकते हैं। तो आपकी फ्लोर वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट कर लो। इट विल बी 10%। तो आपकी फ्लोर वैल्यू आ गई 10%। ठीक है, बड़ा ही बकवास तरीका है ये, मतलब इन्होंने एक आईसीएन एक क्वेश्चन में ऐसा कर रखा है, बट मतलब ठीक है। ठीक है, करें क्वेश्चन सॉल्व और फटाफट खत्म करें फिर इस टॉपिक को। तो आ जाओ, फाइनली आखिरी क्वेश्चन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, दैट इज इंदिरा। इंदिरा हैज अ फंड ऑफ 3 लाख which she wants to invest in share market। अच्छा, मैं थोड़ा जूम कर दूं? बच्चे कह रहे हैं जूम तो कर दो सर। लो भाई, जूम कर दिया। आ जाओ। इंदिरा के पास 3 लाख रुपए पड़े हैं, क्या बात है। which she wants to invest in share market with rebalancing target after every 10 days। हम हर 10 दिनों में रीबैलेंसिंग करेंगे। देखो, मैं वही आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कह रहा था कि हम इन क्वेश्चंस को क्रैम नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि हम रीबैलेंसिंग करेंगे जब भी 15-15% का चेंज आएगा, तो ठीक है, हमने उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज से कोई लेना देना नहीं है। हम हर एक 10 दिन बाद हमने रीबैलेंस करना ही करना है, चाहे सिर्फ आधे % का चेंज हो, हमने करना है रीबैलेंस। ठीक है, चलो। टू स्टार्ट विद फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम नाउ, तो हम 3 बार रीबैलेंसिंग करेंगे, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद और 30 दिन बाद। ठीक है, 1 महीने के लिए हम रीबैलेंसिंग की गेम खेलेंगे।
Currently Nifty है 5326. The minimum Nifty within a month can at most be 4793.4. बताओ ये कौन सा तरीका है फ्लोर वैल्यू कम्युनिकेट करने का। एग्जामिनर ने बड़े स्मार्ट बन के फ्लोर वैल्यू कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, बट मेरे हिसाब से तो ये स्मार्ट तरीका नहीं है। तो चलो, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम डिक्लाइन इन अ मंथ। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 10%। तो एग्जामिनर आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि आपकी फ्लोर वैल्यू है 10%। 10% मतलब 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसकी आप इसमें से मैक्सिमम डिक्लाइन झेल सकते हो 10% का। मैक्सिमम आप डिक्लाइन 10% का झेल सकते हो, तो आपकी फ्लोर वैल्यू कितनी आ गई? 2,70,000 रुपये। क्लियर हुआ? 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। She wants to know as to how she should rebalance her portfolio under the following situations according to the theory of constant proportion insurance policy using 2 as multiplier। तो चलो, इस प्यारे से बच्चे ने हमें 2 भी दे रखा है, और क्या चाहिए। चलो हम इमीडिएटली स्टार्ट करने वाले हैं। चलो उसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है। और 10 दिन बाद हमें निफ्टी की वैल्यू गिवन है, फिर उसके 10 दिन और बाद हमें निफ्टी की वैल्यू गिवन है। तो आ जाओ, अगर हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं तो मुझे बताओ, 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, फ्लोर वैल्यू है 2.7 लाख। तो क्या हम इक्विटी में सिर्फ 30,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू, या फिर 30,000 का दुगना? द आंसर इज सर 30,000 का दुगना, क्योंकि हमें 2 मल्टीप्लायर दे रखा है। तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे 30,000 का दुगना, दैट इज 60,000 रुपीज। ये आपका आ जाएगा इक्विटी में। और फिर रिस्क फ्री में कितना आएगा मेरे स्मार्ट बच्चों? 3 लाख माइनस 0.6 लाख इज इक्वल टू 2,40,000 रुपये सर हम रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, स्मार्ट सार्कास्टिक वे से नहीं बोल रहा मैं, वो कह रहे स्मार्ट से के सार्काज्म मार रहे हो, नहीं नहीं, ठीक है। बाकी डिपेंड्स ऑन यू। तो नेक्स्ट है, 10 दिन बाद निफ्टी गिर गई। निफ्टी गिर गई, निफ्टी की वैल्यू हो गई 5122.96। ओरिजिनली निफ्टी की वैल्यू कितनी थी? 5326। तो हमारी इक्विटी की क्या वैल्यू हो जाएगी 10 दिन बाद, मुझे बता दो। इसको डिलीट कर दूं, यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ। इक्विटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 दिन बाद? 60,000 डिवाइडेड बाई 5326 इंटू 5122.96, कितना आ रहा है? देख ही लें सीधा कितना आ रहा है। ये रहा वैल्यू ऑफ इक्विटी आफ्टर 10 डेज, कितना? 57,713। रिस्क फ्री की वैल्यू सेम रहेगी 2,40,000 रुपये। तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी हो गई? 2,97,713, ठीक है। तो फिर से अब रीबैलेंस करो, आ जाओ। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है 2,97,713। इसमें से हमारी फ्लोर वैल्यू है 2,70,000 रुपये। लेकिन हम इक्विटी में इसका सिर्फ डिफरेंस इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका 2 गुना इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, 297,713 माइनस 2,70,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 55,426। तो यहाँ पे हम इक्विटी में 55,426 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। करंटली कितना इन्वेस्टेड है? करंटली इन्वेस्टेड था 60,000 रुपये। करंटली 60,000 रुपये था ना? नहीं, सॉरी सॉरी, करंटली वैल्यू थी 57। न्यू वैल्यू देखनी है ना हमें। तो अभी वैल्यू है इक्विटी की 57,713 हमारे पोर्टफोलियो में। हम चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी की वैल्यू हो सिर्फ 55,426। तो यहाँ पे हमें इक्विटी सेल करनी पड़ेगी, कितने की? इक्विटी सेल करनी पड़ेगी जो भी डिफरेंस है, 57713, मतलब 2,287 रुपीज़ की हम इक्विटी सेल करेंगे, और रिस्क फ्री एसेट्स हम बाय करेंगे इक्वल अमाउंट के, ऑब्वियसली, विच इज़ 2287, विच इज़ 2287। क्लियर है? हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, दिल से दिल की बात पहुंचनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ये देखो बुक में तो इतने साफ साफ लिख रखा है ना। आ जाओ, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट
टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हमने यहाँ पे निकाल ली 55,426, तो रिवाइज पोर्टफोलियो हमारा आ गया। क्लियर है? क्लियर है? तो यही हमने किया है। सेम चीज़ 10 दिन बाद फिर से करेंगे। रिवाइज इक्विटी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई हमारी 59928। ठीक है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? वेल लास्ट टाइम हमने रिस्क फ्री एसेट्स की हमारी वैल्यू थी 242 287, तो हमारी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी आ गई? टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू आ गई 3,02,215। फिर से रीबैलेंस करेंगे, 3,02,215 माइनस 2,70,000 इंटू टू, तो 64,430 की हमें इक्विटी चाहिए और बैलेंस अमाउंट हमारी होगी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ का पार्ट। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बिफोर यू गो, और वो ये कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी टेलीग्राम चैनल में रहती हैं सिर्फ। बिकॉज देखो, अगर मुझे कोई फाइल शेयर करनी है, कुछ अमेंडमेंट है, कुछ छोटा मोटा पॉइंट है, तो मैं हर बार यूट्यूब पे आके उसकी एक वीडियो नहीं बना सकता, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे यूट्यूब पे से सिर्फ सब्सक्राइब कर लेते हैं, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते। तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना यूट्यूब सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ अमेंडमेंट है, कुछ न्यू मटेरियल है, नया क्वेश्चन है, कोई डिस्काउंट कूपन है, अगर कोई सेल लगती है या कुछ भी है, सब टेलीग्राम चैनल पे ही आता है। ठीक है, चलो, तो यूट्यूब पे तो करो ही, बट टेलीग्राम इज़ ऑल्सो अ मस्ट। ठीक है, चलो, ठीक है। सो विद दिस I guess that it is time to conclude today's video. This is your finance Acharya Jatin and Akpal this side, signing off for today. See you in the next video. Till then, bye.